हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डी कोडर। आज हम डिस्कस करने वाले 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स देखते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक है नॉमिनेशन प्रोसेस नीड्स अ रिफॉर्म। कंटेक्स्ट क्या है इसका? तो नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ लॉस को समझेंगे। सेकंड कहता है फॉरेस्ट एक्ट, इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर है सूडान क्राइसिस, देखिए ये लगातार न्यूज़ में आ रहा है। डार्फूर हो गया, अल फशेर है, तो इसमें जो मेन मुद्दा है ना उसको समझेंगे हम। एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, सिविल वॉर वगैरह हो रहा है। फिर है फैक्ट्स अबाउट एंशियंट इंडिया मैथमेटिक्स, उसमें प्राचीन काल के जो गणितज्ञ हुए जैसे कि ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य वगैरह हैं, उनका नाम दिया गया है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो देखेंगे प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स क्या क्या यहाँ पर है। फिर है 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम को। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो फैक्चुअल होगा, मतलब प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही फैक्ट्स हम देखेंगे, डिस्कशन उतना नहीं होगा आज। फिर रैप अप करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के साथ में। शुरू करते हैं लेक्चर आज का। क्या कहता है, वाई नॉमिनेशन प्रोसेस नीड्स रिफॉर्म, उसको रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है। देखिए कंटेक्स्ट क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर। तो वन ऑफन हियर्स अबाउट नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स बीइंग कैंसिल्ड ओवर टेक्निकलिटीज बट विदाउट एनी चांस फॉर क्लैरिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट्स के फॉर्म को जब रिजेक्ट हम करते हैं तो उनको उसको ठीक करने का मौका नहीं देते हैं। किस आधार पर उनको रिजेक्ट किया गया है उसको बताते नहीं है। एंड सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि सच रिजेक्शंस आर लॉफुल। इसके मतलब को समझते हैं आगे हम। इसको क्या कहा गया है, तो मोस्ट अनडेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस, और ये वोट देने के पहले से भी स्टार्ट हो जाता है। इसको हमने डिवाइड किया 6 पार्ट्स में। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ देखिए जो पार्ट 1 है ये डील करता है कि प्रोसेस क्या है, हम नॉमिनेशन कैसे करते हैं। एंड इसमें देखो 2 लॉज इसको रेगुलेट करते हैं। पहला है आरओपीए एक्ट 1951, दूसरा है आर्टिकल 329B। तो 2 ऐसे रेगुलेशंस हैं कह लीजिए जो इसको गाइड करते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस आरओपीए। तो देखो इसमें एक नाम दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर। अकॉर्डिंग टू दिस आरओपीए एक्ट 1951 एक ऑफिसर है रिटर्निंग ऑफिसर, उसको पावर दी गई है टू गवर्न द नॉमिनेशन प्रोसेस। दूसरा लॉ कौन सा है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961। अगर हम बात करें एक्ट्स की, रेगुलेशंस की, तो 2 हैं, आरओपीए एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान की। देखिए एक आर्टिकल दिया गया है 329 क्लॉज बी। इसमें कहता है वो कोर्ट्स को, जुडिशरी को मिड टर्म इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस चल रहे हैं उसके बीच में उसको इंटरफेयर करने से मना करता है। इसका देखो कंसर्न क्या है यहाँ पर, तो रेमेडी आफ्टर द रिजल्ट्स। अगर हमें लगता है कि हमारे नॉमिनेशन फॉर्म को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया, ऐसा हमें लगता है अगर, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक पूरा चुनाव का प्रोसेस खत्म ना हो जाए, रिजल्ट ना आ जाए, इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो सबसे बड़ा कारण है फॉर्म के रिजेक्शन का, क्या कहता है कि पब्लिकली अवेलेबल कोई डाटा सेट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रूल नहीं है जो बता पाए कि आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा तो आपका फॉर्म इससे रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर देखिए इसमें एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 36 ऑफ आरओपी। इसमें कहता है कि ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट। ठीक है, आपको कुछ क्राइटेरिया होगा उसका क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये तो अच्छी चीज़ें हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ड्यू टू जुडिशियल इंटरफेरेंस, मतलब समय के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इतने डायरेक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपको उसको लेके आना है, यहाँ से बनवाना है, वो करना है, जिससे कि ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अगर चाहें तो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने में डिले कर देंगे। कुछ उसमें दिक्कत हो सकती है, कुछ लूप होल्स क्रिएट कर सकते हैं वो, जिससे कि यहाँ पर आपके फॉर्म पर असर पड़ सकता है। अब यहाँ देखो एक केस दिया गया है, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उसने बोला कि फॉल्स डिक्लेरेशन लीड टू प्रोसिक्यूशन बट डोंट इनवैलिडेट नॉमिनेशंस, ओनली इनकम्प्लीट वंस डू। तो आपने क्या समझा इससे कि नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करते समय जो कागज दिए जाते हैं उसमें अगर हम गलत जानकारी दे रहे हैं तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए एलिजिबल होंगे, हम पे हो सकती है कार्रवाई, बट हमारा नॉमिनेशन फॉर्म उससे रिजेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप सही जानकारी देते हो लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका कोर क्या है, इसका कंसर्न क्या है, देखिए एक लाइन दिया गया है, दिस सिस्टम नाउ पनिशेस इनकम्प्लीट डिक्लेरेशंस मोर हार्शली देन डिसऑनेस्ट वंस।
मतलब जो गलत जानकारी भी दे रहे हैं वो चुनाव तो लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं वो, बट जिन्होंने सही जानकारी दी है, कोई दिक्कत आ गई, कुछ फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया, उनको आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, उनको क्लैरिफाई करने का मौका नहीं दे रहे हो, उनको बता नहीं रहे हो कि आपके फॉर्म में दिक्कत क्या है। तो अल्टीमेटली क्या होता है इस सिस्टम से, संवैधानिक रूप से दो अधिकार मतलब राइट टू बी वोटेड एंड राइट टू वोट, इन दोनों का हनन होता है। एक छोटी सी बात और है कि अगर सर्टेन पब्लिक का पीपल का जो फॉर्म है उसको खारिज कर दिया गया है तो हमारे पास जो इलेक्टर्स हैं, जो चुनने वाले पब्लिक हैं, उनके पास चॉइस कम हो जाएगी, ऑप्शंस कम हो जाएंगे। तो ये भी तो एक कटौती है हमारे राइट्स में। यहाँ देखिए इसमें कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से अदर कंट्रीज में दिक्कत देखो हर जगह है, नॉमिनेशन फॉर्म तो हर जगह खारिज होता है, बट उसको वहाँ पर कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि यूके को देखें हम, तो जो आरओज वहाँ पर होते हैं वो हेल्प करते हैं एरर को फिक्स करने में, बताते हैं वो कि आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर कहता है जर्मनी के बारे में, तो यह जर्मनी रिक्वायर्स रिटन नोटिस ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइम टू रेमेडी एंड मल्टीपल अपील लेयर्स। देखो यहाँ पर भी सिस्टम है कि दिक्कत है आप उसको बार बार ठीक करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एनकरेज करता है अर्ली सबमिशन को, जिससे कि जो तय समय सीमा है उसके भीतर में कोई गलती फॉर्म भरने में भी हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाए। अब यहाँ देखो, अब देखते हैं इंडिया में चीज़ें कैसे होती हैं। फोकस करिएगा इस वाले पार्ट पर। कहता है इंडिया हैज़ ऑल्सो अ चेक लिस्ट सिस्टम। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो ऑफिसर्स होते हैं आरओज, उनका एक हैंडबुक उनके पास होता है, उसमें उनको निर्देशित किया जाता है कि जब कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा हो, कोई उससे दिक्कत हो जाए, कुछ गलती हो जाए, आप उसको बता सकते हो। बट यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है कि वो हैंडबुक ये भी कहता है साथ में कि जो आरओज हैं वो फॉर्म फाइल होने के बाद भी डिफेक्ट को निकाल सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, जो आरओज हैं उनको पता है कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है कि स्क्रूटनी से पहले मतलब फॉर्म के फाइलिंग के समय ही उनको गलती को निकाल लेना है, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो ऑफिसर्स हैं आरओज हैं वो बिफोर स्क्रूटनी नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने समय आपको बोलेंगे कि सब कुछ ओके है, आप खुश हो, बट आप घर गए, पता चला बाद में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। किसके पास पावर होती है ये, आरओ के पास होती है। देखो क्या कहा गया है, उसके पास नो लीगल ऑब्लिगेशन, उस चेकलिस्ट को ऑनर करने का कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं। उसको ये थोड़ी बोला गया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जिस फॉर्म को नॉमिनेशन के दौरान आपने ओके किया है आप उसको स्क्रूटनी में नहीं छांट सकते हो। मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर मोनोपोली है रिटर्निंग ऑफिसर्स की, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इनको किसी को जवाब नहीं देना है। यहाँ बताया गया है वे फॉरवर्ड कैसे, तो आरओ मस्ट इशू डिटेल रिटन नोटिस। देखो सबसे बड़ी विडंबना है ना कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहा है, क्या कारण है, हमको ये पता नहीं चलता है, तो हम ठीक कैसे करेंगे। फिर कहता है कि 48 आवर विंडो, आप एक समय सीमा दो, आपसे गलती हो गई है इसको ठीक करो, ओके। फिर कहता है कि द लॉ दस क्लासीफाई डेफिशिएंसीज इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें कहा गया है कि डिफेक्ट्स को आप 3 पार्ट में बांट दो। जैसे कि एग्जांपल बताता है टेक्निकल डिफेक्ट है, लीगल डिफेक्ट है, संवैधानिक डिफेक्ट है, ताकि ठीक कराने हमें कहाँ जाना है पता हो हमें। तो अल्टीमेटली इसमें कंक्लूड किया गया इस तरह से, जो हम चुनाव कराते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना। एंड ड्यू टू दिस ओपेसिटी, जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, उससे हमारे 2 राइट्स का हनन होता है, राइट टू कंटेस्ट एंड राइट टू चूज। राइट टू कंटेस्ट एंड राइट टू चूज पूछ सकता है एग्जाम में। देखो तो अल्टीमेटली छोटी सी बात कही गई है, जो इलेक्शन कमीशन है शुड वर्क टुवर्ड्स सिटीजन फ्रेंडली नॉमिनेशन प्रोसेस। इस आर्टिकल में हमें बस 2 चीज पे ध्यान देना है, पहला है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। बेसिक सी बात है, फोकस करिएगा इस वाले पैराग्राफ पर कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या करता है, काम क्या है उसका। तो scrutinize proposals for diversion of forest land to non-forestry activities। ये कमेटी बताती है किस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है, किसको नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसमें देखो बेसिक्स जानेंगे हम। कहता है कि 4 ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे स्कीम्स हैं जिनको स्टार्ट करने से पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना मैंडेटरी है। फर्स्ट है डी रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो किसी फॉरेस्ट के प्रोटेक्टेड स्टेटस को हमको ऑफिशियली ख़त्म करना है तो। फिर है फॉरेस्ट लैंड को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना है तो। थर्ड है किसी फॉरेस्ट लैंड को हम किसी प्राइवेट संस्था को दे रहे हैं लीज के माध्यम से, रेंट के माध्यम से, किसी माध्यम से। फिर एंड क्लियरिंग ऑफ नेचुरली ग्रोन फॉरेस्ट फॉर पर्पस ऑफ रीएफॉरेस्टेशन। तो 4 ऐसे स्कीम्स हैं, ऐसे काम हैं, इसको शुरू करने से पहले हमें क्या करना होगा,
केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक टर्म दिया गया है री एफोरेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है? हम जानते हैं एफोरेस्टेशन मतलब जहाँ पर बंजर भूमि है, डेजर्ट है, हम वहाँ पेड़ लगा रहे हैं। बट दूसरा टर्म है री एफोरेस्टेशन या रीफोरेस्टेशन। यहाँ पर क्या होता है कि वैसा लैंड पर फॉरेस्ट लगाना, ट्रीज प्लांट करना जहाँ पर ऑलरेडी पहले कभी फॉरेस्ट रहे होंगे, उसको हमने काट दिया किसी भी कारण से। सिंपल सा डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं एफोरेस्टेशन की तो हम वहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं जो कि बंजर जमीन है, डेजर्ट है, अनयूज्ड है। फिर अगर बात करते हैं रीफॉरेस्टेशन की तो पहले वहाँ पर कभी जंगल रहा होगा, उसको हमने काटा, किसी कारण से वो खत्म हो गया है, हम दोबारा वहाँ पर ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 बुक ट्रेसेस अलजेब्रा एंड मोर टू एंशियंट इंडिया। इस पर्टिकुलर बुक में मल्टीपल मेंशंस हैं डिफरेंट एंशियंट इंडियन पर्सनैलिटीज़ के जो जुड़े हुए हैं मैथमेटिक्स से। हम बस फैक्ट्स के लिए मतलब प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स को देखेंगे। देखिए बेसिकली कुछ नाम दिए गए यहाँ पर। पहला है ब्रह्मगुप्त, ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने लिखा है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इनका टाइम पीरियड क्या है? 7th सेंचुरी एडी। पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अलजेब्रा जो कहते हैं उसको उस टाइम पे क्या बोलते थे हम? बीज गणित। ठीक है। एक नाम है अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी कौन था? ये अरब मैथमेटिशियन था। इसकी बुक है हिसाब अल जबर वल मुकाबला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। एंड देखो, एक है भास्कराचार्य, उनकी बुक है, पुस्तक है बीज गणित। तो बीज गणित का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा। इस पे बुक किसने लिखी है? भास्कराचार्य ने। लास्टली है सुलभ सूत्रा। तो अभी जिसको ज्योमेट्री कहते हैं हम, उस टाइम पे बोलते थे सुलभ सूत्रा। पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ फैक्ट्स है ये। इस आर्टिकल में ताजमहल के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कोई मूवी आने वाली, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं। पहला है कि किसने बनाया? शाहजहां ने। किसके लिए बनाया? नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, उनकी वाइफ रहती हैं। बहुत लोग नाम में कंफ्यूज कर जाते हैं। फिर है उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। बस नाम ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। टोम्ब पर काम स्टार्ट कब होता है? 1632 में। काम स्टार्ट कब होता है? 1632 में। देखो ये फैक्ट कहीं नहीं मिलता है कि लैंड फॉर ताजमहल जो जिस पर बना है वो किससे प्रोक्योर किया शाहजहां ने? तो मिर्जा राजा जयसिंह ऑफ आमेर। मिर्जा राजा जयसिंह ऑफ आमेर। ये जो देखो जयसिंह थे, इनको टाइटल दिया गया मिर्जा राजा का। किसने दिया था? शाहजहां ने ही दिया था। पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखिए, इसमें एक नाम दिया गया है मोहम्मद हनफी फ्रॉम बगदाद। ये कौन थे? चीफ मेसन थे। फिर जो वर्कर्स थे मतलब बेसिकली कहाँ से आए थे? इंडिया के भी थे, कुछ वेस्ट एशिया के भी थे। इसमें कुछ देखो अदर वर्क्स भी किए गए। पहला है मोज़ेक वर्क। ये किसने किया है? लोकल हिंदू वर्कर्स ने। कुरानिक इंस्क्रिप्शन भी इसमें लिखे हुए थे जिसको अमानत खान शहराजी ने लिखा है। एंड देखो, फोकस करना इस पैराग्राफ पर, इस बॉक्स पर। इसमें बताया गया है कि डिफरेंट मटेरियल से वो कहाँ से आए हैं। वाइट मार्बल जयपुर से, लैपिस लजुली श्रीलंका से, कोरल फ्रॉम अरेबिया, क्रिस्टल फ्रॉम चाइना। पूछ सकता है एग्जाम में। और मोस्ट ही यूनिक फीचर क्या था इसका? डबल डोम टेक्निक। ध्यान रखिएगा, डबल डोम टेक्निक। इसके बारे में कहा गया है कि ताजमहल से पहले ये सिर्फ हुमायूं के टॉम में देखा गया था। एंड भारत में तुर्क्स के आने से पहले कभी भी डबल डोम स्ट्रक्चर नहीं था। ध्यान रखना है कि तुर्क्स के आने के बाद ही डबल डोम स्ट्रक्चर का शुरुआत होता है इंडिया में। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। पहला कहता है कजाकिस्तान टू अनाउंस इट विल जॉइन अब्राहम अकॉर्ड्स। तो हमें जानना क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स होता क्या है। एक देखो, एक डायग्राम बनाया गया है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो ट्रंप साहब ने 2020 में इसको ब्रोकर किया था। इसका उद्देश्य था इजराइल एंड सर्टेन वेस्ट एशियन एंड सर्टेन नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज जो है उनके बीच में सुलह कराई जाए, एक बायलैटरल रिश्तों को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली किसने अनाउंस किया ज्वाइन करने का? कजाकिस्तान ने। यहाँ देखिए, टाइफून कालमाइगी इसका नाम है। ये अभी फिलीपींस को इसने हिट किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये लिलोआन क्या है? एक सिटी है फिलीपींस का। पूछ सकता है। एंड वन मोर थिंग, इस टाइफून कालमाइगी को हम टाइफून टीनो भी कहते हैं। एंड स्मॉल फैक्ट एक और है कि फिलीपींस में स्टेट ऑफ नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर कर दिया गया। पूछ सकता है एग्जाम में, किस देश ने डिक्लेयर किया है? एक नाम दिया गया है कि INS इक्शक। ये क्या है? इंडियन नेवीज 3rd इंडिजिनियसली बिल्ट एंड डिजाइंड सर्वे वेसल। सिंपल जानना है इसको। एक आर्टिकल आया पेपर में कि 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम को। हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। तो बेसिक्स क्या क्या हैं कि कलकत्ता सेशन 1896 में जिसको कि प्रेसाइड किया था RM सयानी ने, उसमें फर्स्ट टाइम इस सॉन्ग को गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। एंड यहाँ पर इसी सेशन में ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को
ऑफिशियली पुट किया गया था भाई दादा भाई नारोजी। अब देखते हैं कुछ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर पूछता है पेपर में कि सॉन्ग का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो बड़ा अच्छे से बताया गया है यहाँ पर किस प्रकार से लिखना है आपको। तो इट एम्बॉडीज कलेक्टिव कॉन्शसनेस ऑफ इंडिया, अवेयरनेस फोर्स थ्रू सिविलाइजेशन, कल्चर, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। इसको पढ़ लेना अच्छे से आप। एंड देखो यहाँ आइए, इसमें 3-4 बातें कही गई हैं कि फीचर्स क्या थे उस सॉन्ग के। फीचर्स क्या थे? पहला है उस सॉन्ग में प्रेज ऑफ लैंड, धरती की तारीफ, मतलब इंडिया कितना महान है इसके बारे में बताया गया है। सेकंड है कि फ्रीडम का कॉल था वो। थर्ड कहता है इंस्पायर्ड बाय सन्यासी मूवमेंट, द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप जानते हो ब्रिटिश क्या लेके आए थे? कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट मैंस बर्डन, मतलब जो हम इंडियंस हैं वो काफ़ी बेकार है, किसी काम के नहीं है, हमें सब कुछ उनने ही सिखाया, ब्रिटिश ने सिखाया है। उस मिथ को ब्रेक करने के लिए ये फर्स्ट एक स्टेप था, ये सॉन्ग। लास्टली कहता है जनवरी 24, 1950 में जो संविधान सभा है हमारी, उसने अडॉप्ट किया उस सॉन्ग को एज नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के रूप में कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950। लास्टली है सूडान क्राइसिस। आप जानते हो हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। पहला है एथनिक वॉर, दूसरा है सिविल वॉर, थर्ड है फेमाइन कंडीशंस। अभी देखेंगे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग सूडान, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि लगातार पेपर में आता रहता है सूडान के बारे में। पहला है कि सूडान वाज अमंग्स अर्लीस्ट अफ्रीकन कंट्रीज टू गेट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कॉलोनियल रूल से उसको बहुत पहले ही मतलब मुक्ति मिल गई थी। फिर कहता है इट पार्टिसिपेटेड इन बांगडुंग कॉन्फ्रेंस 1955। अब जानते हो किसका बेस था ये? नैम मूवमेंट का। ठीक है, फिर है अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था अंटिल साउथ सूडान ब्रोक अवे इन 2011। व्हाट इज द क्राइसिस? यहाँ पे क्या चल रहा है? तो स्टार्ट कैसे होता है? 2023 में एक वॉर शुरू होती है जिसमें कि सैफ ग्रुप एंड आरएसएफ ग्रुप, इसके बीच में क्लैश शुरू हो जाता है। सैफ क्या है? सूडानीज आर्म फोर्सेस। आरएसएफ क्या है? एक पारामिलिट्री ग्रुप है। इसमें नाम ध्यान रखना, मोहम्मद हमदान डागलो। सर्टन जो बड़े बड़े फिगर्स हैं वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनका नाम पूछ देता है कभी कभी, किससे बिलोंग करते हैं। तो ये क्लैश क्यों था? रिगार्डिंग पावर। बट धीरे धीरे करते करते ब्रूटल सिविल वॉर के रूप में ये बदल जाता है, जिसमें कि लोकल पीपल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो कॉमन सी बात है, जहाँ पर वॉर होगा, सिविल वॉर होगी, तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माल न्यूट्रिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फेमाइन है, फूड की स्कार्सिटी, मेडिसिन की स्कार्सिटी, सेक्सुअल अब्यूज़। देखो कुछ नाम दिए गए, खार्टूम, डारफूर, कोर्डोफान, ज़ीरा। खार्टूम, डारफूर, कोर्डोफान, ज़ीरा, ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है इनके बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सूडान? सूडान में स्पेशली डारफूर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए पहला है एथनिक इंपॉर्टेंस, यहाँ पर मसालेट हो गया, फर है, जागवा है, पूछ सकता है पेपर में। ये सभी नॉन अरब एथनिक कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पर रहती हैं। सेकंड है इसकी ज्योग्राफी क्या है? तो ये फैला हुआ है साहेल से रेड सी। आप जानते हो साहेल क्या है? ऊपर सहारा है, देन साहेल है, देन सवाना है। अफ्रीका के मैप में ऊपर में क्या है? सहारा है, बीच में साहेल रीजन है, नेक्स्ट है सवाना रीजन। डेजर्ट एरिया सहारा वाला है, ये ग्रासलैंड एरिया है, ये सवाना एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है एरेबल लैंड है, खेती वाली भूमि है, पानी है एंड रिसोर्सेज हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं जो कि लगे हुए हैं रेड सी से। वन मोर थिंग, व्हाइट नाइल स्टेट कहाँ से बिलोंग करता है? ये सूडान की बात हम कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको लगता है कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग इट। थैंक यू।